नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंकड़ों ने खोली केजरीवाल सरकार की पोल। संक्रमण दर में दिल्ली सबसे ऊपर 6.1% संक्रमण दर के साथ केजरीवाल की सरकार देश में सबसे फेल। एक दिन पहले जागे केजरीवाल, दिल्ली में कल से नहीं होगा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। बोले लाइन में न लगे, डेट हम बताएंगे। परमवीर सिंह ने खोला अघाड़ी गैंग के खिलाफ मोर्चा। एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका। महाराष्ट्र सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में बंगाल से केरल तक कांग्रेस का सफाया। बीजेपी को मिली बढ़त, बंगाल में ममता दीदी को लग सकता है बड़ा झटका। WHO ने की चीन के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश। कहा कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट भारत में, पर आंकड़े कहते हैं कुछ और। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के सबसे बड़े गुनहगार की। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना की सबसे बड़ी गुनहगार दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा संक्रमण दिल्ली में ही है। यहां कोरोना संक्रमण की दर 6.1% पहुंच गई है। इसके साथ ही पूरे देश में दिल्ली का संक्रमण दर पहले नंबर पर है। मतलब दिल्ली में हर 15वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। इस आधार पर कोरोना को लेकर देश की सबसे लापरवाह और एक फेल सरकार केजरीवाल की ही है। डॉक्टर साहब, हम लोग ये काफी बार बता चुके हैं कि केजरीवाल व्यवस्थाओं पर सिर्फ ड्रामा करते हैं, और अब आंकड़े भी यही कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली की स्थिति तो खराब है ही, और आज जो खबर आई है आज तक के एक एंकर रोहित सरदाना की, काफ़ी पॉपुलर एक हिंदी टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया में एक उभरता हुआ सितारा था, आज हम लोगों के बीच नहीं है। हमारे यहाँ से कई सारे लोग हैं जो उसके जानते हैं, उसके साथ काम किया है, और उनको आज श्रद्धांजलि देने का मन कर रहा है। ये कितनी ज़्यादा लापरवाही हो रही है। रोहित सरदाना के पास सब कुछ था, हॉस्पिटल, बेड, सारे कुछ के बावजूद ये घटना घटी है, और ये बताता है कि ये कितना सीरियस ये पूरा मसला होता चला जा रहा है, और दिल्ली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फेज में घुस चुकी है। और सबसे जो शर्मनाक इसको लेकर के है कि आप देखिए कि कोरोना काल में भी लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे, और लगातार इस तरीके से न व्यवस्था हो सका। 1 साल समय था, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार, जहाँ जहाँ इस तरह की व्यवस्था सरकारों ने नहीं की, 1 साल में हमने कुछ सीखा नहीं। हमने कोई तरह के कोई इंतज़ाम नहीं किए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे जाएंगे, दवाई की कमी की वजह से लोग मारे जाएंगे, और अचानक से कोई ये पैदा हुआ होता तब तो आप कह सकते थे कि भाई ये अचानक से सब कुछ हो गया, संभलने का मौका नहीं मिला। 1 साल का वक्त मिला, लेकिन देश चलाने वाले लोगों को प्रायोरिटी उनकी कुछ और है। उनके लिए किसान आंदोलन ज़रूरी है, शाहीन बाग ज़रूरी है, महापंचायत करना ज़रूरी है, चुनाव करना ज़रूरी है, कुंभ करना ज़रूरी है, वो तमाम सारी चीज़ें अब इन लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार होती चली जा रही हैं। बहुत ही आज दुखद दिन है। इस पे कुछ बोलने या कहने के कोई चीज़ ही नहीं है कि दिल्ली कोरोना की राजधानी बन चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर केजरीवाल सरकार की नई नौटंकी पर। 1 मई से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, और केजरीवाल सरकार लोगों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद 30 अप्रैल को ये बता रही है कि अभी वैक्सीनेशन लगवाने मत आना, क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। पहले तो केजरीवाल ने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन का रोना रोते हुए वैक्सीन फ्री में देने तक की बात कर दी थी, लेकिन वैक्सीनेशन की तारीख पास आने पर अब वैक्सीन ना होने का रोना रोने लगे। डॉक्टर साहब, अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्रामा चल रहा था, गुमराह कर रहे थे लोगों को, वक्त पास आया तो अब वैक्सीन के लिए भी मना कर दिया। देखिए, 4-5 दिन पहले ये हम लोगों ने कैपिटल टीवी में बताया था कि केजरीवाल ने सबसे पहले ये डिमांड किया था कि बिलो 18 ईयर्स, अभी सरकार 45 प्लस वाले को लोगों ने दिया, पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, और थर्ड फेज में 18 साल से ऊपर के एज वालों को वैक्सीन दिया जाएगा।
अब सबसे पहले ये उठ करके आ गए ये कहने के लिए कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप देखिए इस समय भी राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोर किस तरह से बड़ा किया जाए अपना, उसमें ये लोग जुटे हुए हैं। और उस दिन ही मैंने कहा था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने घोषणा तो कर दी लेकिन इसने इसका इंतज़ाम नहीं किया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया कि भाई आपको कितने की ज़रूरत होगी, पर हर दिन आप कितने लगा पाएंगे, उसके अनुसार से आपके पास किस तरह से वैक्सीन भेजा जाए, इसकी कोई चिंता नहीं की। और अब ये मसला वहीं पे आ गया है कि अब सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार, कि भाई वैक्सीन जब आएगा तब हम लोगों को बताएंगे, लाइन में आप नहीं लगिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही एक अच्छा, जिसको कह सकते हैं कि जो वहाँ पे से जो खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है, और ये पूछना लाजमी भी है, ये जो वैक्सीनेशन होने वाला है केंद्र सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती? क्यों राज्यों को इसमें घुसना पड़ रहा है? एक जगह से सेंट्रलाइज तरीके से आए, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हर जगह जाती है, जैसे सेंसस होता है, उस हिसाब से सेंटर अपने हाथ में लेकर के हर राज्य में, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है फेडरलिज्म समझने का और राज्य की सरकार की शक्ति कम है या ज़्यादा हो गई, या राज्य के कार्य क्षेत्र में सेंटर घुस रहा है। अभी चिंता लोगों की जान बचाने की है। अभी कानून को साइड में रख करके केंद्र सरकार को ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। और ये जो तमाशा चल रहा है कि ये कीमत बढ़ा दी जा रही है तो घटा दी जा रही है, ये सब करने का समय नहीं है। केंद्र सरकार को आगे बढ़ के फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए वैसी घोषणा करनी चाहिए, और केंद्र को अपने हाथ में सारा कुछ लेना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों के हाथ में आप देंगे, यकीन मानिए इतना ज़्यादा इसके अंदर गड़बड़ी होगी कि जिसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो ये कानून, ये संविधान, ये फेडरलिज्म, ये किसी काम का नहीं है। जब लोग बचेंगे ही नहीं तो फिर इन सब चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी? जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे आघाड़ी गैंग पर परमवीर सिंह के एक और प्रहार की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने उद्धव सरकार की ओर से अपने खिलाफ हुए एक्शन पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जाए, और कहा कि उद्धव गैंग ने उनके खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण एफआईआर दर्ज की है। जब से परमवीर सिंह ने उद्धव गैंग के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तब से उन पर कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। देशमुख की पोल खोलने के बाद उनका ट्रांसफर किया गया, और जब उन्होंने उद्धव सरकार पर आरोप लगाए तो उन पर दबाव डालते हुए केस दर्ज कर दिया गया। फिलहाल कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर 4 मई को सुनवाई होगी। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे क्या अपनी मिट्टी पलीत करवा कर ही मानेंगे? देखिए, ये उनके शासन करने का तरीका है कि जो कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा, जो कोई भी उनकी इमेज के ऊपर कोई बात कहेगा, तो उनके खिलाफ ये फॉल्स केसेस लगा देंगे, पुराने केसेस निकाल करके किसी तरीके से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको एन केन प्रकार जेल के अंदर डालेंगे। पहले इस काम में यही सचिन वाजे जो जेल के अंदर है वो भी इसमें लिप्त रहता था। पहले यही परमवीर सिंह उद्धव ठाकरे सरकार के कहने पे लोगों के ऊपर जुल्म ढाता था। अब यही दवाई परमवीर सिंह को दी जा रही है। परमवीर सिंह ने कोर्ट में साफ साफ जाकर के ये कहा है कि 20 तारीख को मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया गया, और 19 तारीख को महाराष्ट्र के डीजी साहब ने उन्हें बुलाया, उनसे बातचीत हुई, और ये कहा कि आपने जो सरकार के खिलाफ जो पत्र लिखे हैं, जो आरोप लगाए हैं, उस पत्र को विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है कई सारे जो है वो केसेस लाद दिए जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि कोर्ट के अंदर परमवीर सिंह ने कहा कि ये सारी जो चेतावनी उनको दी गई, धमकी दी गई, जो बातचीत, जो जिस तरह से ये कहा गया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग परमवीर सिंह के पास है, जिसे उन्होंने सीबीआई को दे दिया है, और कोर्ट में भी पूरा उसका जो है ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने जमा कर दिया है। अब मसला बिल्कुल साफ है कि एक तो वहाँ पे वसूली गैंग ऑपरेट कर रहा था, इसमें कोई शक-ओ-शुबा नहीं है, और दूसरा जो शख्स इनके खिलाफ ये खुलासा कर रहा है, अब उनको बाकायदा कानून का डर दिखा करके, पुराने केसेस निकाल करके उसको गिरफ्तार और उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
अब खबर 5 राज्यों में आए एग्जिट पोल की। 2 मई को बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जारी हुए एग्जिट पोल में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बंगाल में बुरा हाल है, असम में भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस केरल में ये उम्मीद की जा रही थी कि वहीं की एलडीएफ सरकार अब की बार चली जाएगी, वहां भी कांग्रेस का बुरा हाल है। दूसरी तरफ बंगाल से लेकर केरल तक बीजेपी ने अपने पांव मजबूत कर लिए हैं। डॉक्टर साहब, इन चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत की राजनीति से वाकई कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भारत के राजनीतिक मानचित्र से बिल्कुल ही वो गायब हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, पूरे राज्य हर देश में हर जगह वो फैली हुई है। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं कि भी आईसीयू में जाकर के फंस गई है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वो ऑक्सीजन जो है वो है कि आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास लीडर नहीं है। और ये जो कहते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी स्थिति ये सोनिया गांधी ने तैयार किया है। सोनिया गांधी के जो किचन कैबिनेट के जो लोग हुआ करते थे, उनको लगता था कि किसी भी नए लड़के को किसी भी राज्य में किसी लीडर को पनपने देना नहीं है। हर जगह अपना यसमैन को आप खड़ा करें, किसी को भी मुख्यमंत्री नए चेहरे को बनाने की कोई उस तरह की रणनीति नहीं बनाई इन लोगों ने। तो हुआ ये कि ये लोग चाहते ये थे कि भाई राहुल गांधी के कंपटीशन में कोई दूसरा लीडर खड़ा ना हो, इसलिए कहीं पे लीडरशिप और संगठन को इन लोगों ने बनने नहीं दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि राहुल गांधी अपनी सो कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से, क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा नहीं, तो ऊपर से आसमान से गिर के आए। वो तो गांधी परिवार के युवराज हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के सबसे सर्वोच्च लीडर हैं। अदरवाइज किसी दूसरी पार्टी में होते तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई नेता नहीं बन पाते, उनका कैलिबर ही नहीं है। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि राजनीतिक नासमझी की वजह से कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में मजबूत थी वहाँ भी इनकी अब स्थिति खराब हो रही है। जैसे असम में पिछली बार बीजेपी की सरकार आई, उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से वो डिसिमेट होने वाली है। आप भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस आया, वो अब उस पोजीशन में है कि वो हमेशा के लिए वहाँ पे वो एक मजबूत पिलर की तरह बन गई। केरल के अंदर में हर बार सरकार बदलती है, इस बार एलडीएफ की सरकार है, तो यूडीएफ का आना तय था। और इसीलिए राहुल गांधी अपने इमेज को, अपने हिस्से एक राज्य की जीत का सेहरा बांधना चाहते थे अपने सिर पे, तो इसलिए वो केरल में बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेन किया। अब बताया ये जा रहा है एग्जिट पोल में कि वहाँ पे भी एलडीएफ जीतेगी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही 20-25 सीट में ही सिमटने वाली है। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ग्रुप 23 जो बड़े लीडर्स थे, उनकी बातें बिल्कुल सत्य साबित होती नजर आ रही हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर डब्ल्यूएचओ की चालबाजी से जुड़ी हुई है। कोरोना संकट में डब्ल्यूएचओ चीन के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोरोना का भारत वेरिएंट सबसे खतरनाक है और ये 17 देशों में फैल चुका है। चीन ने भी अपने यहाँ भारत वेरिएंट मिलने की बात कही है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि संक्रमण दर के मामले में भारत अब भी बहुत नीचे है। चीन और अमेरिका जैसे देश अब भी इस मामले में सबसे ऊपर हैं। डॉक्टर साहब, महामारी पर भारत को बदनाम करने की ये साजिश कितनी कामयाब होगी? देखिए, ये हिंदुस्तान से ही शुरू होता है ये सारी चीजें। अब कोरोना तो चाइना से आया, वुहान से आया, लेकिन कोई चाइनीज वायरस कहता है? नहीं कहता। कोई चाइनीज वेरिएंट होता है? नहीं होता। लेकिन आप इंडियन वेरिएंट जो है, इंडियन स्ट्रेन जो है, आपने क्रिएट कर दिया। ये दरअसल भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। साजिश इस तरीके से है कि ताकि लोग हिंदुस्तान में आने से, जाने से, आगे आने वाले 1-2 सालों तक हिंदुस्तान कोई आ ना पाए, कोई इन्वेस्टमेंट ना आ पाए, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट टूरिज्म सब में नुकसान हो। इस तरह की रणनीति के तहत ये जो है भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो मोर्टेलिटी रेट है उसके अनुसार भारत जो है बहुत पीछे है। अमेरिका हो चाहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ की स्थिति भारत से ज़्यादा खराब है। पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज अगर आप देखें कि कितने लोगों को यहाँ पे कोरोना संक्रमण हुआ है, वो उससे उसकी चपेट में आए हैं, तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। मौत की संख्या हमारे यहाँ कम है और संक्रमण की दर भी जो है वो सबसे कम है, लेकिन फिर भी भारत जो है पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है।
आप देखिए किस तरह से, वैसे तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, ब्राज़ील में लोग मर रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, वहाँ के लाशों को तो कभी दिखाता नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के शमशान घाटों की तस्वीरें जो है पूरी दुनिया में छप रही हैं। तो ये ऐसे नहीं होता, ये दरअसल हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसे कहते हैं ना घर का भेदी कई सारे बैठे हुए हैं जो सरकार को बदनाम करने के चक्कर में हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल है। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। नमस्कार।